अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का दूसरा और आखिरी लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आज करने वाले हैं। उनमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, और दूसरा है यूजेस ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस से। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस से अगर हम बात करें तो मोस्टली हम डेली लाइफ में बात करते हैं कि ये एसिड या तो डाइल्यूट है या फिर ये कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड से मुराद होती है यानी ये तेज़ तेज़ाब है, ये स्ट्रॉन्ग तेज़ाब है जो कि ज़्यादा नुकसानदेह होता है। उसके बाद होता है डाइल्यूट एसिड यानी जो हल्का तेज़ाब होता है। हल्के तेज़ाब से मुराद ये है कि उसकी ताकत कम होती है, वो कम नुकसानदेह होता है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर हम स्कंजबीन की बात करें तो स्कंजबीन में अगर हम चीनी ज़्यादा डाल देंगे तो वो हो जाएगा हमारा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, और अगर हम उसमें चीनी की मिकदार कम डाल देंगे तो वो हो जाएगा डाइल्यूट सोल्यूशन शुगर का या स्कंजबीन का। लेकिन अगर हम एसिड्स या बेसिस की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें जस्ट डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड कह देना काफ़ी नहीं होता। हमें ये बताना पड़ता है कि ये एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितना ज़्यादा वीक है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं पीएच की टर्म इस्तेमाल करते हैं। अब पीएच से क्या मुराद है? पीएच से मुराद है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इससे क्या मतलब है? आपने देखा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि एसिड की डेफिनेशन ये होती है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन पैदा करे, यानी डिसोसिएट होने के बाद पानी में टूटने के बाद वो हाइड्रोजन आयन्स दे। तो कोई भी एसिड जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन्स देगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और कोई एसिड जितने कम हाइड्रोजन आयन्स देगा पानी के अंदर उतना ही वो वीक एसिड होगा। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद अगर हम कहते हैं कि उसका नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन्स कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन हम मोस्टली लेते हैं मोल्स पर लीटर में। तो हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग जब हम लेंगे तो वो उसकी पीएच कहलाएगी। अब पीएच में चूंकि हमने नेगेटिव लॉग लिया है तो जितनी हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी पीएच वैल्यू कम आएगी, और जितना हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन कम होगी उतना पीएच की वैल्यू ज़्यादा होगी। उसके बाद ये हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन कितनी हो तो उसकी पीएच उसकी कितनी हो तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक स्केल नज़र आ रहा होगा जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। इसकी वैल्यू 1 से लेकर 14 तक होती है। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 0 से लेकर 7 के दौरान है, 7 के दौरान है, तो वो कहलाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। अगर उसकी पीएच किसी भी सॉल्यूशन की 7 है तो इट मीन्स कि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, जिस तरह हमारा पानी होता है, वाटर है, ये न्यूट्रल है। अगर पीएच वैल्यू 7 से लेकर 14 तक की होगी तो वो बेसिक होगा या उसको हम अल्कलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। जितना ज़्यादा पीएच की वैल्यू 0 के क्लोज होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, और जितना उसकी वैल्यू 7 के नज़दीक होती जाएगी उतना वो वीक एसिडिक होता जाएगा। इसी तरह किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है और वो 14 से कम है यानी 7 से ज़्यादा है तो वो वीकली बेसिक होगा। लेकिन जितनी ज़्यादा उसकी पीएच वैल्यू 14 के नज़दीक जाती जाएगी, फ़र्ज़ करें कि अगर 14 है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा या स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन होगा। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इसकी पीएच मेजर करने के या स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं, यानी मेथड्स टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के
दो तरीके हैं, पहला तो है इंडिकेटर्स और दूसरा है पीएच मीटर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स को। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अ सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स कलर इन ए सोल्यूशन ऑफ एसिड और बेस, इसको हम कहते हैं इंडिकेटर। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो हमारे पास जो अवेलेबल इंडिकेटर्स हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला है मोस्ट कॉमन, जिसको हम कहते हैं लिटमस पेपर। सेकेंडली है कॉमन इंडिकेटर्स जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर्स, और तीसरे नंबर पर है यूनिवर्सल इंडिकेटर या पीएच पेपर। तो आइए अब हम इनको बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, ये हमने जब पिछले लेक्चर में बात की थी कि लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, ब्लू और रेड। इससे हमें, इस इंडिकेटर से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है या वो बेसिक है। जैसे अगर किसी सोल्यूशन में हमें कोई सोल्यूशन दिया जाए और पूछा जाए कि इसको बताएं ये एसिडिक है या बेसिक है, तो हम उसके अंदर लिटमस पेपर डिप करके देख लेंगे, दोनों, ब्लू भी और रेड भी। अगर तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता है तो इसका मतलब है गिवन सोल्यूशन एसिडिक है, और अगर गिवन सोल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डालने से उसका कलर ब्लू हो जाता है चेंज होके, तो इसका मतलब है ये बेसिक सोल्यूशन है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉमन इंडिकेटर्स जो कि टाइट्रेशन में यूज़ होते हैं। वो हैं, जो मोस्ट कॉमन है वो मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर जो है वो एसिडिक सोल्यूशन के अंदर कलरलेस होता है, जबकि बेसिक सोल्यूशन के अंदर वो रेड कलर देता है। अब लिटमस पेपर से तो हमें सिर्फ ये पता चला कि गिवन सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन ये जो इंडिकेटर्स हैं इससे हमें ये पता चलेगा कि पीएच, कितनी पीएच रेंज है गिवन सोल्यूशन की। जैसे अगर मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थलीन की अगर हम बात करें, फिनोफ्थलीन का कलर अगर कोई भी नहीं है गिवन सोल्यूशन के अंदर, तो इसका मतलब है कि गिवन सोल्यूशन की पीएच 9 से बिलो है। और अगर उसका कलर रेड आ जाता है, इसका मतलब है कि गिवन सोल्यूशन की पीएच 9 से ज़्यादा है, यानी फिनोफ्थलीन इंडिकेटर पीएच 9 पर अपना कलर चेंज करता है। अगर हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिडिक सोल्यूशन के अंदर येलो होता है और बेसिक के अंदर इसका कलर रेड हो जाता है। और पीएच कौन सी है? 4, यानी 4 पीएच पर जो मिथाइल ऑरेंज है वो येलो से रेड में चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम कॉमनली पीएच पेपर भी कहते हैं। पीएच पेपर की स्ट्रिप्स मिलती हैं, आप क्या करते हैं उसकी स्ट्रिप लेकर पीएच पेपर की या यूनिवर्सल इंडिकेटर की आप एक स्ट्रिप लेते हैं, उसको गिवन सोल्यूशन में डिप करते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है। फिर आप उस चेंज कलर को, आप स्केल दिया हुआ होता है, कलर स्केल, और साथ उसके नंबर्स लिखे होते हैं, वो नंबर्स एक्चुअली उनकी पीएच होती है। अब आपने सोल्यूशन के अंदर डाला, कलर चेंज हुआ, उस कलर को आप पीएच स्केल जो दिया हुआ होगा, जो कलर चार्ट दिया होगा, उसके साथ मैच करेंगे। जिस कलर के साथ वो स्ट्रिप का कलर मैच हो जाएगा उसकी आप ऊपर रीडिंग देखेंगे कि उसका नंबर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका कलर रेड आ गया है तो उसके ऊपर जो उसकी पीएच लिखी हुई है वो उसकी पीएच होगी उस गिवन सोल्यूशन की। आपको स्क्रीन पर कुछ डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सॉल्यूशंस, उनकी पीएच का स्केल दिया हुआ है। पीएच स्केल यानी 1 से 14 तक होता है, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा लेमन जूस और कॉफ़ी, मतलब इस तरह की डेली जो हम खाने पीने की चीज़ें हैं या और दूसरे जो चीज़ें हैं उनकी अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर पीएच नज़र आ रही होगी कि किस सॉल्यूशन की कितनी पीएच है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ यूजेस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। लेकिन ठहरिए,
इससे पहले हम एक चीज़ जो रह गई हमारी वो आपको बताने वाली है, दैट इज़ पीएच मीटर। हम पढ़ रहे थे मेथड्स टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, इंडिकेटर्स देखे। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको मैंने बताया पीएच मीटर हम यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो उससे हमें सिर्फ ये पता चला कि पीएच कितनी है। सबसे पहले हमने देखे इंडिकेटर्स, जैसे लिटमस पेपर है, उससे हमें जस्ट ये पता चला कि गिवन सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। उसके बाद अगले स्टेप पर मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन यानी जो कॉमन इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये दो ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनसे हमें ये पता चला कि कितनी पीएच रेंज वाला सोल्यूशन है, यानी 9 से बिलो है या 9 से अबव है या 4 से बिलो या 4 से अबव है। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर से आपको उसकी फ़िक्स वैल्यू पता चल गई कि इसकी पीएच वैल्यू 1 है, 2 है या 4 है। लेकिन जो पीएच मीटर है ये सबसे एक्यूरेट मेथड है, ये आपको बताता है कि एग्जैक्ट पीएच वैल्यू कितनी है, यानी आपको ये पॉइंट्स में बताएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी सोल्यूशन की पीएच 1.3 है तो आपको ये 1.3 बताएगा, एग्जैक्ट आपको एक्यूरेट वैल्यू बताएगा। पीएच मीटर को यूज़ करने का तरीका क्या होता है, इसके साथ एक इलेक्ट्रोड यानी प्रॉब लगी होती है, उसको आप गिवन सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं और उसके ऊपर डिजिट्स में, डिजिटल होता है ये, उसके ऊपर आपको नंबर्स लिखे हुए आ जाते हैं मीटर पर, जिससे आपको पता चल जाता है कि गिवन सॉल्यूशन की पीएच कितनी है। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ यूजेस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले हम देखेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स। जी, तो यूजेस ऑफ एसिड्स में हम जो कॉमन एसिड्स हैं उनके यूजेस देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फर्टिलाइज़र्स को, अमोनियम जैसे अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट है, एक्सप्लोजिव यानी बारूदी मवाद, धमाकादार मवाद, उनको तैयारी में, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स। उसके अलावा ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे भी लेड स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल होता है, यानी जो हमारी गाड़ियों में बैटरी इस्तेमाल होती है उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसलिए हम इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, क्योंकि ये तकरीबन हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड की अगर हम बात करें तो ये फर्टिलाइज़र्स जैसे अमोनियम नाइट्रेट वगैरह के तैयार करने में इस्तेमाल होता है। एक्सप्लोजिव्स यानी जो धमाकादार बारूदी मवाद है उसके तैयार करने में, पेंट्स, ड्रग्स, और उसके अलावा डिज़ाइंस, कॉपर प्लेट्स के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मेटल्स को साफ़ करने के लिए, टैनिंग यानी ये जो चमड़े की जो चमड़ा रंगना जिसको हम कहते हैं, यानी खाल से जो चमड़ा बनाया जाता है, लेदर बनाया जाता है, उसकी तैयारी में। और उसके अलावा ये प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा बेंजोइक एसिड है, ये फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। एसिटिक एसिड की बात अगर हम करें तो ये सिरका जिसको हम कहते हैं, ये खानों में जायके के लिए इस्तेमाल होता है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल होता है, पिकल्स वगैरह में, अचार वगैरह में इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसके लिए भी उसमें भी हम इसको प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लंबे अरसे तक रखना होता है। उसके अलावा ये जो भीड़ का डंग होता है उसके इलाज के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी जहाँ पर भीड़ ने काटा हो वहाँ पर आप सिरका लगा दें तो वो भीड़ के डंग को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद हम आ जाते हैं यूजेस ऑफ बेसिस। यूजेस ऑफ बेसिस में सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सोप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी साबुन बनाने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में। ये जो भारी पानी होता है, यानी जिससे फुटकियाँ बनती हैं, अगर हम वॉशिंग करते हैं या कोई क्लीनिंग का काम करते हैं तो आपने देखा होगा कोई पानी जो होता है किसी जगह का, उससे कपड़े वगैरह अगर हमने धोने हो तो वो अच्छी तरह से धुलते नहीं हैं, उसमें झाग नहीं बनता, फुटकियाँ बन जाती हैं, उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को हम उसको सॉफ्ट करने के लिए, यानी उसको सॉफ्टनिंग के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। उसके अलावा एसिडिक सॉइल, यानी जो ज़मीन तेज़ाबी ज़मीन हो,
क्योंकि एक ख़ास किस्म की पीएच पर ही हर फसल उगती है। तो अगर सॉइल जो है, ज़मीन जो है, अगर वो एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। उसके अलावा वो झीलें जहाँ पर एसिड रेन की वजह से पानी तेज़ाबी हो चुका हो उसके अंदर भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये अल्कलाइन बैटरीज़ के बनाने में इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मैदे की तेज़ाबियत को दूर करने के लिए यूज़ होता है, उसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग्स, यानी ये जो शहद की मक्खी अगर काट ले तो उसके डंक के इलाज के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी ये जो आग बुझाने वाले आलात हैं उनमें फोमिंग एजेंट, यानी जो फोम सा बनाता है, झाग सा जो बनाता है, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम ग्रीस के जो निशान होते हैं कपड़ों पर उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट में यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं। आप जानते हैं ये हमारे घरों में रोज़मर्रा ज़िंदगी के खाने पकाने जो हमारे किचन के जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा अगर सर्दियों में जहाँ पर बर्फ़बारी होती है उसको डी आइसिंग ऑफ रोड्स, यानी सर्दियों में जैसे मरी वगैरह में रोड्स पर बर्फ़ जम जाती है तो उस बर्फ़ को हटाने के लिए उसके ऊपर नमक छिड़का जाता है। बर्फ़ जब वो पिघल जाती है फिर उसको हटा दिया जाता है, वहाँ से साइडों पर कर दिया जाता है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल होता है आम नमक जो है। उसके अलावा ये सोडियम मेटल की तैयारी में, कास्टिक सोडा और वाशिंग सोडा की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम सोडा ऐश कहते हैं, इसका फार्मूला सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 है। इसको हम ग्लास, डिटर्जेंट्स और पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3 विद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको हम वाशिंग सोडा कहते हैं। ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पे घरों में इस्तेमाल होता है और कमर्शियली भी, जैसे घरों में डिटर्जेंट्स हमारे होते हैं, जो डिटर्जेंट्स वगैरह होते हैं, सर्फ वगैरह, उनमें ये वॉशिंग सोडा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ये कमर्शियली भी यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, जैसे सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए। उसके अलावा और बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए, जैसे कास्टिक सोडा है, बोरेक्स है, ग्लास है, सोप एंड पेपर है, उसके अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सोडियम सल्फेट की अगर हम बात करें, Na2SO4, इसको हम ग्लास, पेपर और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोडियम सिलिकेट है, इसको हम डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट और एडहेसिव के तौर पे, यानी जो ग्लू के तौर पे जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम क्लोरेट है, NaClO3, इसको हम एक्सप्लोजिव्स यानी बारूदी मवाद के बनाने के लिए, प्लास्टिक्स और बहुत सारे केमिकल्स के बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सोडियम टेट्राबोरेट है, जिसको हम बोरेक्स बोलते हैं, इसको हम हीट रेजिस्टेंस ग्लास के बनाने के लिए, जिसको हम पायरेक्स भी कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है जो शीशा, उसके बनाने में, जो कि लेबॉर्ट्री में मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं, पायरेक्स के बने हुए टेस्ट ट्यूब्स और इसके ग्लास के आर्टिकल्स, इसको हम इसके बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ग्लेजेस एंड एनिमल्स, यानी जो बर्तन मिट्टी के होते हैं उसके अंदर जो एक शाइनी सा मटेरियल आपको नज़र आता है, जो चमकदार सा मटेरियल नज़र आ रहा होता है, ताकि मिट्टी जो है वो आपके खाने वाले आइटम्स जो हैं, फूड आइटम्स, उनके साथ मिक्स ना हो, इसलिए उसके ऊपर उसकी ग्लेजिंग की जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक शाइनी लेयर आ जाती है और फूड के साथ वो मिक्स नहीं होती क्ले, वो भी बोरेक्स होती है। उसके अलावा लेदर इंडस्ट्री में और हाइड्स यानी खालों के सोक करने के लिए और उनको साफ़ करने के लिए भी हम सोडियम टेट्राबोरेट इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2, इसको हम सड़कों पर जो बर्फ़ होती है उसको हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए, यानी उसको ड्राई करने के लिए, केमिकल्स को ड्राई करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, ये ड्राइंग एजेंट के तौर पे गैसेस को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अल्कोहल को ड्राई करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा स्टील के बनाने में, वाटर ट्रीटमेंट में और बहुत सारे और केमिकल्स जैसे स्लेट लाइम है,
ब्लीचिंग पाउडर है, कैल्शियम कार्बाइड है, इनके बनाने में इस्तेमाल होता है। शुगर को प्योरीफाई करने के लिए, यानी शुगर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल है। उसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके मिक्सचर को हम सोडा लाइम कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को एयर से ख़त्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैल्शियम सल्फेट है, जिसको हम जिप्सम कहते हैं, ये फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसके हम घरों में डेकोरेशन पीसेस देखते हैं, और जब बैंडेजेस वगैरह करते हैं, फ्रैक्चर हो जाए बोन्स का, तो उसमें जो बैंडेजेस वगैरह की जाती है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है, और ये इसी से कैल्शियम सल्फेट से बनता है, यानी जिप्सम से। उसके अलावा पोटाशियम नाइट्रेट है, ये फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और फ्लिंट ग्लास एक ग्लास है जिसके बनाने में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का सेकंड एंड लास्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पढ़ाई से, बुक्स से इन टच रहें। अल्लाह हाफिज़।